तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस सेइको ने आखिरकार इविल आई को पकड़ ही लिया, पर अब सवाल यह उठता है कि क्या यह लोग जीजी को इविल आई से दूर कर पाएंगे या फिर इविल आई फिर से इन सबकी बैंड बजा देगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब इस सेइको सबके साथ मिलकर इविल आई को शांत करने के लिए मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही वह मंत्र खत्म हो जाते हैं वैसे ही वह लोग चेक करते हैं कि इविल आई शांत हुआ कि नहीं, पर उन मंत्रों का इविल आई के ऊपर कोई असर नहीं होता, जिस वजह से यह लोग वापस से पूजा स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही इस प्रोसेस को बार बार दोहराने लग जाते हैं, जिस वजह से उन्हें हार मानकर वापस अपने शहर आना पड़ता है। अब यहाँ पर सभी लोग मिलकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आयरा इस बात से गुस्सा हो जाती है कि कोई भी उसे साथ लेकर नहीं गया, जिस वजह से वो और मोमो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब आयरा काप्पा से पूछने लग जाती है कि आखिरकार वह अर्थ पर वापस क्यों आया। यह बताता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश था कि तुम लोगों ने मुझे गाय दी थी, पर उसने वापस जाकर दूध ही नहीं दिया, जिस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और वैसे भी हमारा प्लेनेट काफी ज्यादा भरा हुआ है, जो कि ऑक्सीजन को डायरेक्ट हमारी लंग्स में भेज देता है, और इसी वजह से वह काउ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। और क्योंकि मेरे बेटे को दूध की सख्त जरूरत है, तो हमें अर्थ पर आना पड़ा और अब हम यहीं रहने वाले हैं। तभी ओकरुन यह सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ऑक्सीजन सीधे कापा के लंग्स में चली जाती है, जिस वजह से वो उससे सवाल पूछने लगता है। अब यहाँ पर सेइको मोंजिरो से इविल आई को एक्सोरसाइज करने के लिए अलग अलग लोगों को लाने के बारे में बातचीत कर रही होती है, पर अभी उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला होता है। सेइको कहती है मुझे जीजी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और लगता है इसे थोड़े टाइम के लिए ऐसा ही रहना पड़ेगा, बट अगर हम हायाशी को परफॉर्म भी कर लेंगे तो क्या हम इसे सच में इविल आई से दूर कर पाएंगे। अब इविल आई की बात तो फिर भी अलग होती है, पर जीजी का स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हम इन्हें सेपरेट भी कर पाएंगे या फिर नहीं, और अगर हम इसमें कामयाब भी हो जाते हैं तो भी जीजी पर कोई न कोई असर तो रह ही जाएगा। तभी तारो यह गरम गरम चीज उठाकर खा लेता है और अंदर जीजी को वो चीज काफी ज्यादा गर्म लगती है, जिस वजह से वह चीखने लग जाता है और वो मोमो को बुलाने लगता है, बट किसी को भी उसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इविल आई जीजी की वॉइस का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दे रहा है, जिस वजह से सभी लोग सीरियस हो जाते हैं। पर टर्बो ग्रैनी अभी भी खाना खाने में व्यस्त होती है। अब तारो जैसे ही अपने फेस की सील को हटाता है, वैसे ही वो लोग देखते हैं कि जीजी पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। जीजी कहता है कि मोमो ओकरुन शुक्र है तुम लोग ठीक हो, और मुझे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, और आंटी आप भी यहीं पर हो, शुक्र है आप पहले जैसे ही ब्यूटीफुल हो। मोमो कहती है कि यह तो पक्का जीजी है। सेइको कहती है चलो मोमो जरा ठंडा पानी लाओ। तो ग्रैंडमा जैसे ही जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंकती है, वैसे ही वह दोबारा इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस वजह से ग्रैंडमा उसके ऊपर वापस से गर्म पानी फेंक देती है और वो दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। पर टर्बो ग्रैनी को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वह तो बस अपने खाने पर फोकस कर रही होती है। तभी सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ जाती है और जीजी सबको चिढ़ा रहा होता है, जिस वजह से मोमो उसे कूट देती है। अब सेइको कहती है तारो तुम अब से 10 बजे के बाद हाना से नहीं मिल सकते, और हाँ जीजी ओकरुन और मोमो मुझे माफ कर देना, अगर मुझे पता होता कि इविल आई वहाँ पर है तो मैं इस सिचुएशन को खुद संभालती, क्योंकि यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तभी टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम सच में इविल आई को रोक सकती थी। इविल आई एक माउंटेन स्पिरिट है जो कि गॉड लेवल जितना ताकतवर होता है, और अगर इविल आई कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को पोजेस कर लेता तो वह ह्यूमन पागल हो जाता और बहुत जल्दी मारा जाता, जिस वजह से यह स्पिरिट सिर्फ हाई स्पिरिचुअल पावर वाले ह्यूमंस को ही पोजेस करती है ताकि वो एक अल्टीमेट वेसल बन सके। पर जो इविल आई हमारे सामने है वो इस टाइम न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जिस वजह से हम बहुत बड़े डेंजर से बच गए हैं। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान रखना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यह और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी रोक पाएगा। सेइको कहती है तो ठीक है, अब से जीजी तुम हमेशा किसी ना किसी के साथ रहोगे, और हाँ जब तक हम एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर रहे थे तब तक इस सिटी को मत छोड़ के जाना, तो क्योंकि इस सिटी के बाहर हम अपने बैरियर की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और तारो का बैरियर भी ज्यादा देर तक इविल आई को कंटेन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हम इस हॉट वाटर थर्मस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए तुम लोग इसे अपने पास ही रखना, ताकि जब भी जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो तो तुम उसके ऊपर पानी फेंक सको। और हाँ जीजी तुम ठंडे पानी से अपने आप को बचा कर रखना, क्योंकि एक बूंद भी तुम्हें इविल आई में कन्वर्ट कर सकती है। तो अब रात को सभी लोग घर वापस जाने लग जाते हैं, और हमें पता चलता है कि कापा पास के ही एक डेयरी फार्म में रह रहा होता है ताकि उसे दूध आसानी से मिल सके, और सेइको ने ही उसकी इसमें मदद की थी। तभी ओकरुन कापा से उसके यूएफओ के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद कापा अपना असली नाम बताता है जो कि होता है पेनीविनी, और फिर तभी यह अपने यूएफओ में बैठकर बस बाजू के ही डेयरी फार्म में उतर जाता है। अब अगले दिन सभी लोग जीजी के पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल जाने लग जाते हैं, क्योंकि सेइको ने उन्हें इसी सिटी में ट्रांसफर करवा लिया है। तब मोमो और ओकरुन का हार्ट टच हो जाता है, जिस वजह से ओकरुन शर्माते हुए उससे माफी मांगने लग जाता है, पर मोमो उसे इस बात की फिक्र ना करने के लिए कहती है और उसके हाथ को दोबारा से नीचे रखने के लिए कहती है। तब मोमो धीरे धीरे ओकरुन
उनका हाथ पकड़ने लग जाती है, जिससे कि दोनों की धड़कनें तेज होने लग जाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा इनका लव एंगल दिखाया जाता है। तभी ओकरुन कहता है कि आखिरकार तुम यह क्या कर रही हो। यह कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ओकरुन कहता है कि मेरा मतलब तुम्हारे हाथों से था और मुझे नहीं पता कि यह कौन सी गेम है और इसके रूल्स क्या है। मोमो भी डिनाई करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी उनके इस प्यार भरे मोमेंट को जीजी खराब कर देता है और वो दोनों डर कर शर्माना शुरू कर देते हैं। और सेइको ये सब नोटिस कर लेती है पर कुछ भी कहती नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीजी यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलकर रोना स्टार्ट कर देता है। तभी टीवी में वोल्केनो के इरप्शन के बारे में न्यूज आ रही होती है और सभी लोगों को उससे दूर रहने के लिए कहा जाता है। तब हमें यह भी पता चलता है कि कीतो फैमिली को मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया है, पर उनकी हेड कहीं भाग गई होती है जिसे पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। तभी यहाँ कीतो फैमिली की हेड पुलिस से बचते हुए एक जंगल में आ जाती है और कहती है मैंने उसे बड़ा करने में 200 साल लगा दिया है और उन्होंने ऐसे ही उसे तबाह कर दिया, मैं उस मोमो को छोड़ूंगी नहीं। तब हमें पता चलता है कि कीतो फैमिली की हेड असल में एक एलियन होती है जो कि अब मोमो से बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ स्कूल जाते हुए मोमो और ओकरुन फिर से मिल जाते हैं। ओकरुन पूछता है कि जीजी कैसा है और हाँ वो एक्सोर्सिज्म कब होगा। मोमो बताती है कि जीजी अभी ठीक नहीं है क्योंकि इविल आई पर बैरियर का ज्यादा असर नहीं हो रहा है और मुझे नहीं पता कि वो एक्सोर्सिज्म कब होगा क्योंकि वो एक हायाशी परफॉर्मेंस की तरह होता है जो कि फेस्टिवल पर परफॉर्म किया जाता है और यह इसलिए किया जाता है ताकि इविल आई को एंटरटेन करके आसानी से बाहर निकाला जा सके। पर अभी कोई भी उसे परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है अगर तारो का बैरियर इविल आई के अगेंस्ट काम नहीं करेगा तो फिर हमें उससे फिर से लड़ना पड़ेगा। और वह ओकरुन से कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो की सहेलियां आ जाती हैं जो कि उनकी बातों को डिस्टर्ब कर देती हैं और उन्हें यह बताती है कि ये न्यूज़ में कहा जा रहा है कि वोल्केनो के पास यूएफओ को देखा गया था। लेकिन मोमो और ओकरुन के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अब ये लोग स्कूल चले जाते हैं और यहाँ आयरा अपनी क्लास में एंटर नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसने मोमो के खिलाफ रूमर्स फैलाए थे। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और आयरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब आयरा कहती है कि क्या तुम मरना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास के सामने मेरे साथ ऐसे बात करने की। तुम्हारे साथ फ्रेंडली होने से मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। बट ओकरुन तुम्हारी बात अलग है, तुम जब चाहो मेरे से बात कर सकते हो। तुम बताओ आखिरकार तुम्हें किस बारे में बात करनी थी। तब मोमो कहती है ओकरुन और आयरा मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे घर पर रात बिताओ, मतलब कि मेरे घर पर एक स्लीप ओवर करो। इस टाइम ग्रैनी साइको और मोंजिरो जीजी पर नजर रखे हुए हैं पर वो 24 घंटा ऐसा नहीं कर सकते, जिस वजह से हम तीनों ही रात को बारी बारी से उस पर नजर रखेंगे ताकि उन्हें भी रेस्ट मिल सके। तब आयरा और ओकरुन शर्माते हुए उस बात को मान लेते हैं और मोमो आयरा से पूछने लगती है कि कहीं उसके दोस्तों के साथ उसके कोई और प्लान तो नहीं है। जिस बात को सुनकर आयरा उदास होकर वहां से चली जाती है। तब मोमो उसे समझाती है कि अगर उसके वहां होने से उसके दोस्तों के और उसके बीच में दरार पड़ती है तो आयरा को उनके साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके लिए आयरा मना कर देती है और उसे बताती है कि यह सारी गलती उसी की थी तो वही इस चीज को फेस करेगी। अब यहाँ तारो का बैरियर इविल आई पर काम करना बंद हो जाता है जिस वजह से तारो अपनी बॉडी को जीजी के ऊपर से हटा देता है। अब यहाँ पर मोमो ओकरुन और आयरा भी घर वापस आ जाते हैं और बेचारा तारो अपनी बॉडी को अपने सिर की तरफ बुला रहा होता है और तभी आयरो को देखकर जीजी लट्टू हो जाता है और उसकी सारी बातें मानना स्टार्ट कर देता है। और तभी सेइको सबको गर्म पानी से भरा हुआ थर्मस दे देती है और सबको खाना खाने के लिए कहती है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैनी साइको ओकरुन को सॉस पास करने के लिए कहती है जिस वजह से उस सॉस की एक बूंद टेबल पर गिर जाती है पर लकीली जीजी पर नहीं गिरती। तभी ग्रैंडमा दूसरा सॉस मांगती है लेकिन इस बार उस सॉस की एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाती है जिससे कि वह तुरंत इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे टेबल को उठा के फेंक देता है। और तभी वहां पर इविल आई के ऑरा का एक ब्लास्ट होता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और ऐसे ही एनिमेस का कंटेंट आप देखना चाहते हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।